हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल डू फॉर यू में। तो चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं ऑप्टिक्स के बारे में। आज हम लोग पूरी तरह डिटेल से सीखेंगे कि ऑप्टिक्स क्या होता है और रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स में क्या डिफरेंस है और उससे रिलेटेड हम लोग आज सारी बातें करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हेडिंग कीजिए ऑप्टिक्स। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑप्टिक्स। ठीक है, ऑप्टिक्स जिसको हम लोग हिंदी से कहते हैं प्रकाशिकी। क्या कहते हैं? प्रकाशिकी। ठीक है, अब देखो गौर समझो कि ऑप्टिक्स क्या होता है। सिंपल भाषा में अगर बात किया जाए तो ऑप्टिक्स का मतलब होता है, ठीक है, सिंपल भाषा में अगर बात किया जाए तो ऑप्टिक्स का मतलब होता है स्टडी ऑफ लाइट। यानी कि अगर हम लाइट के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, लाइट के सारे फेनोमेनास के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑप्टिक्स बोलेंगे। ठीक है, तो ऑप्टिक्स क्या है? ऑप्टिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी डील्स अबाउट द फेनोमेना ऑफ लाइट एंड इट्स प्रॉपर्टीज। यानी कि ऑप्टिक्स क्या है? जब हम लोग क्या करते हैं लाइट के बारे में, ठीक है, लाइट के बारे में बात करते हैं और लाइट के प्रॉपर्टीज के बारे में, लाइट के फेनोमेनास के बारे में बात करते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑप्टिक्स बोलेंगे। ठीक है, तो ऑप्टिक्स क्या होता है? ऑप्टिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स। ऑप्टिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स in which we deals about the phenomena of light and its properties ठीक है, तो ऑप्टिक्स क्या होता है? ऑप्टिक्स फिजिक्स का एक ब्रांच है जिसमें हम लोग क्या करते हैं लाइट के फेनोमेनास जैसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, पोलराइजेशन, ये सब घटनाओं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, तो उसको क्या कहेंगे? ऑप्टिक्स कहेंगे। बात समझ में आ रहा है? यानी कि पूरी तरह से हम लोग लाइट के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। ऑप्टिक्स आप लोगों को समझ में आ गया होगा ऑप्टिक्स क्या होता है। सिंपल सा भाषा में अगर बात किया जाए तो ऑप्टिक्स का मतलब होता है स्टडी ऑफ लाइट। सिर्फ लाइट के बारे में हम लोग बात करेंगे, लाइट के सारे फेनोमेनास के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑप्टिक्स बोलेंगे। ठीक है, या फिर अगर आप लैंग्वेज लिखना चाहते हैं तो आपके लिए, ठीक है, ऑप्टिक्स क्या है? ऑप्टिक्स द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन व्हिच वी डील्स अबाउट द फेनोमेना ऑफ लाइट एंड इट्स प्रॉपर्टीज, और उसके प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? ऑप्टिक्स कहते हैं। ठीक है, हिंदी से अगर बात किया जाए तो इसी को हिंदी से ऐसे बोलेंगे कि प्रकाशिकी, दैट मींस ऑप्टिक्स, भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम प्रकाश के घटनाओं या फिर प्रकाश के गुणों के बारे में पढ़ते हैं, उसके क्या कहते हैं? ऑप्टिक्स कहते हैं, यानी कि प्रकाशिकी कहते हैं। कोई दिक्कत है क्या? यहां तक तो नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं। ठीक है, यानी कि पूरे ऑप्टिक्स में हम लोग बात करेंगे लाइट्स के बारे में। किसके बारे में? लाइट के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि लाइट क्या होता है। ठीक है, तो लाइट आप लोग देखे होंगे, लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है और ये विजिबल होता है। लाइट की वजह से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। यानी कि लाइट ही ऐसा एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है जो क्या करता है? जो किसी भी ऑब्जेक्ट को विजिबल बनाता है, यानी कि लाइट की वजह से किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो लाइट यानी कि विजिबल का बात हो रहा है। यही लाइट जो है 7 रंगों से मिलकर बना हुआ है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? विजिबल बोलेंगे। आगे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो लाइट क्या है? नहीं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। दैट मींस इट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये क्या बोलो? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है जिसका वेवलेंथ, ठीक है, जिसका वेवलेंथ जो है 4000 एंगस्ट्रॉम से, अगर एंगस्ट्रॉम में बात किया जाए तो 4000 एंगस्ट्रॉम से लेके 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है, और अगर मीटर में बात किया जाए तो 4 × 10⁻⁻7 मीटर से लेके 8 × 10⁻⁻7 मीटर के बीच होता है। हम लोग को मैंने ये बात बताया है
कि 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। और इसे हम लोग मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। बात समझ में आ गया। अगर इसका फ्रीक्वेंसी का बात किया जाए तो मैंने ये भी आप लोगों को पढ़ाया था कि C इक्वल टू न्यू लैम्डा होता है। C इक्वल टू कितना होता है? C इक्वल टू न्यू लैम्डा होता है, और यहाँ से हम लोग न्यू भी निकाल सकते हैं। न्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? न्यू इक्वल टू हो जाएगा C बाय लैम्डा, ठीक है। और बाय दिस फॉर्मूला we have to find out the value of frequency of light, that means Vibgyor, ठीक है। तो Vibgyor का हम लोग फ्रीक्वेंसी यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आज के बाद हम लोग ये नहीं बोलेंगे कि लाइट प्रकाश का मतलब हम लोग ये बोलेंगे कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है जिसका वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम से लेके 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। और मीटर में अगर बात किया जाए तो 4 × 10⁻⁻7 मीटर से लेके 8 × 10⁻⁻7 मीटर के बीच होता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा लाइट के बारे में। एक्चुअली लाइट क्या करता है ना, किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने में मदद करता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? इस दुनिया में कोई भी ऑब्जेक्ट हो अगर हम लोग देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि लाइट की वजह से देख रहे हैं, ठीक है। लाइट एक्चुअली खुद इनविजिबल होता है, मतलब लाइट खुद अदृश्य होता है। अदृश्य मतलब लाइट को हम लोग नहीं देखते हैं, लाइट के वजह से देखते हैं। बात समझ में आ रहा है क्या बोले? हम लाइट को नहीं देखते बट लाइट के वजह से किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, ठीक है। आगे अभी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो लाइट क्या है? लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है जिसका वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम से लेके 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है, ठीक है। और मीटर में बात किया जाए तो 4 × 10⁻⁻7 मीटर से लेके 8 × 10⁻⁻7 मीटर के बीच होता है, ठीक है। चलो अब हम लोग बात करेंगे, ध्यान समझना। अब बात करेंगे कि ऑप्टिक्स जो है, बुक में आप लोग देखे होंगे कि ऑप्टिक्स दो प्रकार का होता है, एक होता है रे ऑप्टिक्स और एक होता है वेव ऑप्टिक्स, ठीक है। तो बात कर लेते हैं, एक होता है रे ऑप्टिक्स और एक होता है वेव ऑप्टिक्स, ठीक है। तो क्या है रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स, अभी हम लोग बात कर लेंगे, ठीक है। तो रे ऑप्टिक्स में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, पहले इनके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो रे ऑप्टिक्स में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, यानी कि प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। दूसरा नंबर में है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। थर्ड नंबर में हम लोग पढ़ेंगे प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड फेनोमेना के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर के रिलेटेड फेनोमेना के बारे में, कैसे रिफ्लेक्शन होगा, कैसे इमेज बनेगा, ठीक है। आप लोग देखे होंगे स्फेरिकल मिरर में कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस से हम लोग डील करते हैं, ठीक है। आगे बात करेंगे, ये तो समझ में आ गया प्लेन। उसके बाद हम लोग डिस्पर्सन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ेंगे, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, जिसमें एक प्रिज्म लेंगे और प्रिज्म से क्या करेंगे, हम लोग लाइट के फेनोमेना के बारे में बात करेंगे, ठीक है। इसमें एक प्रिज्म होगा और प्रिज्म से क्या करेंगे, ठीक है ना। प्रिज्म से हम लोग क्या करेंगे, लाइट को डील करेंगे, लाइट के फेनोमेना के बारे में बात करेंगे, किसमें, डिस्पर्सन ऑफ लाइट में, ठीक है। आगे आएगा डिस्पर्सन ऑफ लाइट के बाद हम लोग पढ़ेंगे और भी बहुत सारा टेलीस्कोप के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। टेलीस्कोप के बारे में पढ़ेंगे, माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखेंगे माइक्रोस्कोप में एक डिवाइस लेंगे, मतलब एक यंत्र लेंगे जिससे छोटी छोटी ऑब्जेक्ट का बड़ा बड़ा इमेज देखने को मिलेगा, जिसको हम लोग माइक्रोस्कोप बोलेंगे, ठीक है। माइक्रोस्कोप क्या करता है, छोटी छोटी ऑब्जेक्ट का बड़ा इमेज देखने को मिलता है, उसको हम लोग माइक्रोस्कोप बोलेंगे। टेलीस्कोप क्या करेगा, दूर में, बहुत दूर में कोई ऑब्जेक्ट है, उस दूर वाले ऑब्जेक्ट में, दूर में होगा कोई ऑब्जेक्ट, क्या बहुत छोटा दिखाई देगा और उसको हम लोग बहुत बड़ा इमेज देख सकते हैं, मतलब काफी दूर तक, मतलब तारा, यानी कि आप लोग समझते हैं तारे वगैरह, दैट मींस स्टार्स को देखने के लिए हम लोग टेलीस्कोप का यूज करेंगे। और माइक्रोस्कोप कोरोना जैसे छोटे छोटे पार्टिकल्स को देखने के लिए हम लोग माइक्रोस्कोप का यूज करेंगे। बात समझ में आ गया। तो रे ऑप्टिक्स में हम लोग इतना सारा चीज पढ़ने वाले हैं, क्या क्या, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, प्लेन स्फेरिकल मिरर के बारे में, डिस्पर्सन ऑफ लाइट जिसमें प्रिज्म वगैरह से डील करेंगे, ठीक है। उसके बाद टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप के बारे में हम लोग बात करेंगे, किसमें, रे ऑप्टिक्स में। तो हमारा रे ऑप्टिक्स कंप्लीट हो जाएगा। बात समझ में आएगी नहीं? चलो अब यहाँ पे बात करेंगे हम लोग वेव ऑप्टिक्स में। तो वेव ऑप्टिक्स में हम लोग बात करेंगे
ठीक है। इसमें हम लोग वेव फ्रंट के बारे में पढ़ेंगे, वेव फ्रंट के बारे में पढ़ेंगे, हाइजेन प्रिंसिपल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, हाइजेन प्रिंसिपल के बारे में, ठीक है। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के बारे में। इंटरफेरेंस लाइट मतलब प्रकाश का व्यतिकरण के बारे में बात करेंगे, ठीक है। इसका होता है तरंगराग होता है, वेव फ्रंट का मतलब तरंगराग होता है, हाइगेंस प्रिंसिपल ही बोलेंगे, ठीक है। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को मतलब होता है प्रकाश का व्यतिकरण, ठीक है। तो उसमें हम लोग बात करेंगे, जब टॉपिक में आएंगे तो मैं बताऊंगा कि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या होता है, ठीक है। उसके बाद इसमें हम लोग पोलराइजेशन के बारे में भी पढ़ते हैं, पोलराइजेशन ऑफ लाइट, ठीक है। तो पोलराइजेशन ऑफ लाइट में हम लोग बात करेंगे कि कैसे लाइट जो है ट्रांसवर्स नेचर का होता है, उसमें हम लोग पोलराइजेशन से बहुत अच्छा से समझ सकते हैं, ठीक है। तो पोलराइजेशन मतलब होता है प्रकाश का ध्रुवन, ठीक है। और हम लोग डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो इतने सारे चीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, तो वेव ऑप्टिक्स हमारा क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। मैं एक बार और रिपीट कर देता हूं, ध्यान से समझना। रे ऑप्टिक्स में हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, दैट मींस प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट मतलब प्रकाश के अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। प्लेन और स्फेरिकल मिरर, ठीक है, प्लेन इसको बोलते हैं समतल दर्पण, प्लेन मिरर के बारे में बात करेंगे, और स्फेरिकल मिरर मतलब गोलीय दर्पण के बारे में बात करेंगे, ठीक है। डिस्पर्सन ऑफ लाइट जिसको बोलते हैं, इसमें जो है डिस्पर्सन ऑफ लाइट में प्रिज्म लेंगे, कैसे एक लाइट ले आएगा, प्रिज्म से जब पार हो जाएगा और उसके बाद 7 रंग में क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, 7 रंग में बढ़ जाएगा, उसमें हम लोग विजियोर देखने को मिलेगा, तो उसमें होता है डिस्पर्सन ऑफ लाइट, ठीक है। डिस्पर्सन ऑफ लाइट और बात करेंगे टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप के बारे में बात करेंगे, तो हमारा क्या होगा, रे ऑप्टिक्स कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उस वेव ऑप्टिक्स में क्या पढ़ना है, वेव ऑप्टिक्स, हाइगेंस प्रिंसिपल पढ़ना है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के बारे में पढ़ना है, पोलराइजेशन ऑफ लाइट और डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ें, ठीक है। अब दोनों में डिफरेंस ये होता है कि जो रे ऑप्टिक्स है इसको हम लोग अपने आंखों से, नेकेड आई से ये सब का फेनोमेना हम लोग को देखने को मिल जाएगा, बट ये जो है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में क्या होता है, यानी कि इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये सब में क्या होता है, हम लोग खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं, मतलब हर एक चीज को हम लोग डिटेल से इसमें ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे वेव ऑप्टिक्स में, ठीक है। लेकिन रे ऑप्टिक्स में एक और बात ये है कि इसमें हम लोग जो भी यूज करेंगे, जो भी जैसे प्रिज्म हो गया, टेलीस्कोप हो गया, माइक्रोस्कोप हो गया, बहुत सारे बड़े बड़े ऑब्जेक्ट का इसमें यूज करेंगे, बट डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बहुत छोटा छोटा, दैट मींस बोल सकते हैं कि वेवलेंथ ऑफ लाइट, ठीक है, वेवलेंथ ऑफ लाइट इतने छोटे छोटे, जैसे हम लोग बात करेंगे डिफ्रैक्शन ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट में, तो उसमें एक होल बनाएंगे, एक स्लिट में होल बनाएंगे, तो उस होल का जो साइज होगा वो लगभग होगा लाइट का बोलेंगे लाइट के वेवलेंथ के बराबर होगा। लाइट का वेवलेंथ यानी कि 4 × 10⁻⁷ मीटर के आसपास का होगा। अब आप समझ सकते हैं कि कितना छोटा होगा, बात समझ आएगी। तो वेव ऑप्टिक्स का मतलब समझ गए, वेव ऑप्टिक्स के फेनोमेनास को जो है हम लोग अपने नेकेड आई से अच्छे से नहीं देख सकते हैं, ठीक है, ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं उतना अच्छा से, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे वेव ऑप्टिक्स और ये है रे ऑप्टिक्स, ठीक है। आगे एक करके हम लोग टॉपिक में बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन और जो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जिसमें हम लोग प्लेन मिरर के बारे में पढ़ेंगे, कैसे इमेज फॉर्म्ड होता है, ठीक है, हम लोग सारी बातें करेंगे। तो चलिए, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में, ठीक है। तो अब मैं हेडिंग कर रहा हूं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जिसको बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन क्या है, मान लो ये कोई पॉलिश्ड मिरर है और पॉलिश्ड मिरर पर, ये कोई पॉलिश्ड मिरर है, ठीक है, पॉलिश्ड मिरर है, और इस पॉलिश्ड मिरर में मान लो कोई लाइट रे आया और पॉलिश्ड मिरर से टकराकर सेम मीडियम में जो है, मान लो ये मीडियम एयर है, ठीक है, तो एयर में आया, टकराने के बाद एयर में ही वापस लौट जाती है, इसे हम लोग क्या कहेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहेंगे। लाइट रे आया, टकराया और वापस उसी मीडियम में
विद सेम एंगल के साथ, मान लो अगर यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया जाए, ठीक है, ये रहा नॉर्मल। नॉर्मल मतलब सीधा सीधा एक लाइट को पार करा दिया जाए ऐसे, ठीक है। नॉर्मल नॉर्मल को हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं, परपेंडिकुलर टू द सरफेस एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, उसको हम लोग नॉर्मल बोलेंगे, ठीक है। नॉर्मल मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, उसको नॉर्मल बोलेंगे, ठीक है। तो जितना एंगल से ये इंसिडेंट हुआ था, विद सेम एंगल से ये क्या होगा, उसी मीडियम में वापस चला जाएगा। मतलब एयर में आया, मान लो ये एंगल मान लो 30 डिग्री के एंगल से आएगा, एयर में आया, पॉली सरफेस से टकराया, और विद सेम एंगल, इसको हम लोग आर बोलेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। विद सेम एंगल दैट मींस 30 डिग्री के एंगल से क्या होगा, बाउंस बैक हो जाएगा, इसको हम लोग बोलेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। जब कोई लाइट रे किसी पॉली सरफेस पे टकराता है तो उसी मीडियम में और उसी एंगल के साथ क्या होता है, वापस लौट जाती है। इसे क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहेंगे, ठीक है। तो व्हेन द लाइट रे फॉल्स ऑन ए पॉली सरफेस देन इट बाउंस बैक टू द सेम मीडियम विद सेम एंगल, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यानी कि जब कोई प्रकाश की किरण, यानी कि प्रकाश की किरण किसी पॉली सरफेस से टकराती है और उसी मीडियम में उसी एंगल के साथ, उसी कोण के साथ वापस लौट जाती है, तो उसे क्या कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन कहेंगे, ठीक है। मैं थोड़ा सा एक बात बता देता हूं कि लाइट जो है, लाइट जो है वो हमेशा ऑलवेज ट्रेवल्स इन द स्ट्रेट पाथ, यह हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, ठीक है। तो लाइट जो हमेशा स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करता है, और स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करता है, तो इसको हम लोग बोलेंगे रे ऑफ लाइट। क्या बोले, बोलो, रे ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट, ठीक है। जब कोई लाइट स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रे ऑफ लाइट बोलेंगे, ठीक है। और मान लो कि बहुत सारा रेज एक ही डायरेक्शन में है, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे बंडल्स ऑफ रे। बहुत सारा बंडल है, रेज का बहुत सारा बंडल है, तो इसको हम लोग बोलते हैं बीम। क्या बोलते हैं बोलो, बीम ऑफ लाइट, ठीक है। क्या बोलेंगे बोलो, बीम ऑफ लाइट। बहुत सारा रेज जब एक ही डायरेक्शन में चलेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे बीम ऑफ लाइट। कोई दिक्कत है क्या? अच्छा, लाइट का स्पीड क्या होता है, मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताया था कि लाइट का जो स्पीड होता है वो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है। लाइट का स्पीड कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। याद रखना, लाइट हमेशा सरल रेखीय पथ पर गमन करती है। लाइट इज ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट पाथ, और जब स्ट्रेट पाथ में एक लाइट रे मान लो ट्रेवल करे तो उसको हम लोग रे लाइट बोलेंगे। क्या बोलेंगे बोलो, रे यानी कि प्रकाश की किरण, रे ऑफ लाइट बोलेंगे, ठीक है। बहुत सारा रेज एक ही डायरेक्शन में है, ठीक है। बंडल ऑफ रेज इज कॉल्ड बीम ऑफ लाइट, उसको बीम बोलेंगे। बहुत सारी किरण जो है उसको बीम बोलेंगे, प्रकाश की पुंज बोलेंगे, ठीक है। चलो, तो ये सब बातें हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे प्रकाश का परावर्तन के बारे में, यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, जब कोई प्रकाश की किरण किसी पॉलिश सरफेस पे आपके टकराया तो उसी माध्यम में, यानी कि उसी मीडियम में सेम एंगल के साथ वापस लौट जाती है, इसे क्या कहेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहेंगे, ठीक है। तो व्हेन द लाइट रेज, लाइट रे, ठीक है, फॉल्स ऑन द पॉलिश सरफेस, then it bounce back to the same medium with same angle. It is called reflection of light. It is called reflection of light. बात समझ में आएगी? याद रखना, when the light rays falls on a polished surface, then it bounces back to the same medium with same angle, then it is called reflection of light. ठीक है। जब कोई लाइट रे
क्या होता है, किसी पॉलिश सरफेस पे टकराता है, ठीक है, तो उसी मीडियम में वापस लौट जाता है, उसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहेंगे। यानी कि ध्यान से समझ सकते हैं, अगर मान लो कोई भी सरफेस हो, मान लो कि एस्फेयर है, ठीक है, और मान लो इसका अंदर वाला पार्ट सपोज करो कि पॉलिश्ड है, ठीक है, अंदर वाला पार्ट क्या है ब्रो, पॉलिश्ड है, तो इसका नॉर्मल क्या होगा, हम बोले सरफेस का परपेंडिकुलर, अगर ये स्फेरिकल है तो इसका सेंटर O है, और सेंटर O से अगर कोई लाइट को पास करा देंगे ऐसे सीधा, तो ये जो होगा नॉर्मल होगा, ठीक है, इसको हम लोग नॉर्मल बोलेंगे, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे ऐसे लाइट रे आया और इसी मीडियम में, सेम मीडियम में जो है वापस लौट जाएगा, वही तो सेम एंगल के साथ, अगर ये 30 डिग्री के साथ वापस आया तो ये भी 30 डिग्री के साथ क्या होगा, वापस लौट जाएगा, यानी कि बाउंस बैक हो जाएगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलेंगे बोलो, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। और एग्जांपल ले सकते हैं बहुत सारा, जैसे एग्जांपल के लिए मान लो एक यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जैसे कि मान लो इधर पॉलिश्ड मिरर है इस डायरेक्शन में, ठीक है, यहाँ पे पॉलिश सरफेस है, ठीक है, और इधर मिरर है, ठीक है, तो मान लो लाइट रे कोई भी पॉलिश सरफेस में अगर लाइट रे आके टकराएगा तो विद सेम एंगल के साथ क्या होगा, बाउंस बैक हो जाएगा विद सेम मीडियम, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो यहाँ पे, यहाँ से मान लो लाइट आया ऐसे इस पॉलिश सरफेस पे टकराए, तो सेम एंगल के साथ क्या होगा, इसका नॉर्मल ये ले लो, ठीक है, तो सेम एंगल के साथ वापस चला जाएगा, तो यहाँ से आया, मान लो यहाँ से जिस एंगल से आएगा उसी एंगल, मान लो इसको बोलेंगे हम लोग एंगल आई, यानी कि इसी को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट, इंसिडेंट एंगल, क्या बोलेंगे, इंसिडेंट एंगल, ठीक है, इंसिडेंट एंगल बोलेंगे, ठीक है। तो विथ सेम एंगल के साथ क्या होगा, बाउंस बैक हो जाएगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे रिफ्लेक्टेड एंगल या फिर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विथ सेम एंगल के साथ, यानी कि यहाँ पे समझ सकते हैं कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर बराबर होगा, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर क्या होगा, बराबर होगा। अब देख सकते हैं ये लाइट रे यहाँ पे आया, ठीक है, मान लो ये एंगल आई 1 से आए, उसको आई माने तो उसको I1 मान लो, ठीक है, तो विथ सेम एंगल से क्या होगा, वापस लौट जाएगा, इसको हम लोग बोलेंगे R1 बोल देंगे, ठीक है। यहाँ पे जो है एंगल I इज इक्वल टू एंगल R1, दोनों क्या होगा, बराबर हो जाएगा, तो इसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक। डेफिनेटली जो है ये बात सच है कि इस लाइट का तुलना में इस लाइट का जो इंटेंसिटी ज्यादा होगा, और ये जो फाइनल रे निकल रहा है इस लाइट का इंटेंसिटी क्या होगा, कम होगा, ठीक है। धीरे धीरे जैसे पॉलिश सरफेस पे टकराएगा लाइट का इंटेंसिटी क्या होगा, घटता चला जाएगा। बात समझ में आया, ये क्या है ग्रुप, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। कोई भी सरफेस हो, जैसे यहाँ पे टेढ़ा मेढ़ा ले लेते हैं ऐसा, ठीक है, मान लो सपोज दैट लाइट रे आया टकराया, तो इसका हम लोग नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं, तो नॉर्मल मतलब सरफेस का परपेंडिकुलर, मतलब सरफेस से 90 डिग्री होना चाहिए, तो इस एंगल से मान लो इंसिडेंट होगा, तो विद सेम एंगल से क्या होगा, बाउंस बैक हो जाएगा विद सेम मीडियम, याद रखना सेम मीडियम में जाना चाहिए, तब हम लोग उसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलेंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, सेम मीडियम में जाना चाहिए, ठीक है। जो फाइनल रे जो होगा, मान लो इधर से इंसिडेंट रे है और जो रिफ्लेक्टेड रे है उसी मीडियम में जाना चाहिए। अगर सपोज दैट ये एयर है तो ये भी क्या होना चाहिए, एयर ही होना चाहिए, मतलब पूरा यहाँ पे क्या होना चाहिए, एयर होना चाहिए, और उसी मीडियम में वापस चला जाता है, उसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलेंगे। बात समझ में आया। चलो अब हम लोग बात करेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का, ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का लॉ क्या क्या होता है, ठीक है। तो पहले एक बार समझ लेते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए मान लो इधर कोई दूसरा मीडियम है, फॉर एग्जांपल कोई भी हो सकता है, मान लो इधर ग्लास ले लेते हैं, ठीक है, और यहाँ हमारा क्या है, एयर है, ठीक है। तो लाइट रे आया, इस पॉलिश सरफेस से टकराया और वापस उसी मीडियम में लौट जाएगा, ठीक है, विथ सेम एंगल, विथ सेम एंगल, ठीक है। ये रहा हमारा नॉर्मल, ठीक है, ये क्या है बोलो, नॉर्मल है। ये क्या है बोलो, इंसिडेंट एंगल है, इंसिडेंट, अच्छा इसको हम लोग इंसिडेंट रे बोलेंगे, ठीक है। ये हमारा एयर है, इसको बोलेंगे इंसिडेंट रे, ठीक है।
इसको क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, इसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। ये वाला जो एंगल है, इस एंगल को क्या बोलेंगे? इस एंगल को बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट एंगल, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? इस एंगल को, ये वाला एंगल, ये एंगल सेम होगा, और इसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे लोग? रिफ्लेक्टेड एंगल बोलेंगे, ठीक है। अगर देखो ये एयर में आया, वापस एयर में चला जाएगा, उसी को क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलेंगे। फॉर एग्जांपल के लिए एक और समझ लेते हैं यहीं पे, कि मान लो अब यहाँ पे ग्लास ले लेते हैं और यहाँ पे एयर है, ठीक है, इस पार्ट में एयर है, ऊपर वाला पार्ट में ग्लास है, ये वाला पार्ट क्या बोलो? ग्लास है। क्या इसमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो सकता है? हाँ हो सकता है। यहाँ से लाइट रे आएगा और इसी मीडियम में वापस चला जाएगा, ठीक है, सेम मीडियम में। ये रहा नॉर्मल, ठीक है, ये एंगल को इंसिडेंट एंगल बोलेंगे, इसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड एंगल, ठीक है। तो ग्लास में आया, ग्लास में ही वापस चला गया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। याद रखना, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में इंसिडेंट एंगल जिस मीडियम में होगा, रिफ्लेक्टेड एंगल उसी मीडियम में होना चाहिए, दैट मींस सेम मीडियम में होना चाहिए, तभी हम इसको क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहेंगे। बात समझ में आया? अब लॉज का बात करते हैं। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है? तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पहला आप लोग लोअर क्लास में पढ़े होंगे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पहला क्या बोलेंगे? इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल, इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल, ठीक है। यानी कि इंसिडेंट एंगल जो है रिफ्लेक्टेड एंगल के बराबर होता है, यानी कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, ठीक है। ये हमेशा के लिए होता है, ऑलवेज याद रखना, इंसिडेंट एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल। ये जो होता है ऑलवेज होता है, ऑलवेज मतलब कोई भी सरफेस हो, ठीक है, कोई भी सरफेस हो, चाहे वो प्लेन सरफेस हो सकता है, आया वापस गया, ठीक है। ये एंगल आई और ये एंगल आर, इसको बोलेंगे हम लोग यहाँ पे एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, ठीक है। तो ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल, मतलब एंगल आई एंगल आर क्या होगा? बराबर होगा। उसको क्या बोलेंगे हम लोग? ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का पहला लॉ बोलेंगे, यानी कि इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल की क्या होता है हम लोग? बराबर होगा। कोई भी सरफेस हो सकता है, मान लो ये स्फेरिकल सरफेस ले लो, ठीक है, स्फेरिकल सरफेस ले लेते हैं। तो स्फेरिकल सरफेस में भी क्या होगा? स्फेरिकल सरफेस से मान लो यहाँ पे, चलो ये ले लिए, ये नॉर्मल है, और नॉर्मल हमेशा स्फेरिकल सरफेस के सेंटर से पास करता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी अगर बात किया जाए तो ये एंगल मान लो ये इंसिडेंट एंगल है, तो ये मेरा क्या होगा? रिफ्लेक्टेड एंगल होगा। ये एंगल आई, ये एंगल आर, हमेशा कोई भी सरफेस हो उसमें क्या होगा? एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, ठीक है। इसको बोलेंगे रिफ्लेक्शन का पहला नियम, ठीक है। इंसिडेंट एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल, इंसिडेंट एंगल हमेशा रिफ्लेक्टेड एंगल के बराबर होता है। दूसरा नंबर में ठीक है, इंसिडेंट रे, ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल आर लाइन सेम प्लेन। सभी क्या होता है बोलो? सेम प्लेन में होता है। देख लो ये सेम प्लेन में है, इस प्लेन में है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इस प्लेन में है, ठीक है। तो इसको बोलेंगे रिफ्लेक्शन लॉ का, मतलब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का दूसरा नियम, ठीक है। कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल आर लाइन सेम प्लेन। सभी क्या होता है? एक ही प्लेन में होता है। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल आर लाइन सेम प्लेन। सभी क्या होता है बोलो? एक ही प्लेन में होता है। कोई दिक्कत है क्या? चलो अब हम लोग बात करेंगे प्लेन मिरर के बारे में, ठीक है। इमेज कैसे बनता है प्लेन मिरर में, सारा हम लोग बात करेंगे, ठीक है, गौर से देखना। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आज सम
some conclusions of reflection of light some conclusions of plane mirror by reflection of light, ठीक है। आज हम बात करेंगे सम कंक्लूजन्स ऑफ प्लेन मिरर बाय रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो देखते हैं, ये मान लो प्लेन मिरर है जिसमें हम लोग अपना थोबड़ा देखते हैं, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो प्लेन मिरर में ये लो, ये पार्ट क्या है, बोलो पॉलिश्ड है, ये वाला पार्ट पॉलिश्ड है, ठीक है। अब मान लो इसे 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। कितना सेंटीमीटर डिस्टेंस पर? 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर। तो इसका इमेज भी 5 ही सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर बनता है, और कहां? मिरर के अंदर, यानी कि बोल सकता बिहाइंड द मिरर, ठीक है ना, बिहाइंड द मिरर। एक्चुअली मिरर के पीछे नहीं, मिरर के अंदर बनता है इमेज। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मान लो यहाँ पे मिरर है, तो हम अपना थोबड़ा देख रहे हैं, तो उसके अंदर, मिरर के अंदर जो इमेज बनता है वो सेम डिस्टेंस पर बनता है जितना डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट मिरर से हो। कहां से? मिरर से हो, ठीक है। यानी कि मिरर से अगर 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर कोई ऑब्जेक्ट है तो इसका इमेज बनेगा कहां पे? मिरर के अंदर 5 सेंटीमीटर पर, यहां से। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो पहला इंपॉर्टेंट बात तो यही है कि इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर is equal to image distance from the mirror is equal to object distance from the mirror। बात समझ में आया? इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर मतलब मिरर का इमेज जितना डिस्टेंस पर हो, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी उतना ही होगा, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, यानी कि ऑब्जेक्ट मिरर से जितना दूर हो, इमेज भी उसका इमेज भी क्या होगा? उतना ही दूर होगा। और कहां बनेगा? बिहाइंड द मिरर, ठीक है। इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर मतलब मिरर से जो इमेज का डिस्टेंस है वही डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का होगा, यानी कि ऑब्जेक्ट जितना डिस्टेंस पर है उसका इमेज भी उतना ही डिस्टेंस पर बनेगा। पहला नंबर, ठीक है। दूसरा पॉइंट नंबर 2, अच्छा पॉइंट नंबर 2, साइज ऑफ द इमेज formed by mirror is equal to size of the object, यानी कि इमेज का जितना साइज होगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट का साइज भी उतना ही होगा, यानी कि ऑब्जेक्ट जितना साइज का होगा उतना ही उसका इमेज होगा, इमेज का साइज होगा। फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे समझ सकते हैं कि जैसे पहला नंबर में मान लो यहाँ पे कोई, ये हमारा मान लो प्लेन मिरर है, और इस प्लेन मिरर से मान लो कि 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर, कितना सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर? 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर, ठीक है, ये मान लो कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे ए बी है, ठीक है, जो कि मान लो इसका हाइट सपोज दैट ले लो, ले लो 5 सेंटीमीटर ले लेते, कितना ले लेते हैं? सॉरी, इसको ले लेते हैं 5 मीटर का ले लेते हैं, 5 मीटर है, ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए। तो इसका मिरर के अंदर, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं बिहाइंड द मिरर, तो मिरर के अंदर जो इसका इमेज बनेगा कितना डिस्टेंस पर बनेगा? तो इसका डिस्टेंस भी अंदर में बनेगा 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर बनेगा, यहां से 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर बनेगा, और इसका साइज भी सेम होगा जितना साइज का ऑब्जेक्ट होगा, और एकदम सेम टू सेम वैसा ही होगा, बट लिटरली क्या होगा? इन्वर्सन होगा। याद रखना, यहाँ पे हो गया a डैश b डैश, इसका इमेज कहां? प्लेन मिरर के अंदर, ठीक है, लिटरली इन्वर्सन होगा। ये जो इमेज है, इमेज वर्चुअल होता है, ये इमेज कैसा होता है?
वर्चुअल होगा, वर्चुअल मतलब काल्पनिक। ये जिंदगी का सबसे बड़ा झूठ है कि मिरर के पीछे कोई बंदा, जो मान लो कोई अगर मान लो मिरर से कोई अपना थोबड़ा दिख रहा तो ऐसा लगेगा सेम टू सेम एकदम हम शक्ल वाला आदमी जो है मिरर के पीछे है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है। वो जस्ट कल्पना कर लो या काल्पनिक होता है, बोल सकते हैं वर्चुअल होता है सेम टू सेम मिरर के पीछे, बट रियलिटी उसका कुछ नहीं है। बात समझ में आ रहा है? तो मिरर जो ऑब्जेक्ट का जो इमेज है मिरर के अंदर, उसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं। सिर्फ जब आप अपना थोबड़ा देखेंगे आईना पे तभी आपका इमेज वहां पे देखने को मिलेगा, अदरवाइज नहीं देखने को मिलेगा। दैट मींस बोल सकते हैं कि वर्चुअल होता है, काल्पनिक होता है। ठीक है, ये क्या होता है बोलो? वर्चुअल होता है, सेम साइज का होता है, बट लिटरली इन्वर्सन होता है। क्या होता है बोलो? इन्वर्सन होता है। तो लिटरली इन्वर्सन होता है मतलब एकदम पार्श्व परिवर्तन जिसको बोलते हैं, एकदम जैसे इसे समझो, मान लो कि कोई मिरर है हमारे सामने और उसके सामने कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट सेम टू सेम उतना ही साइज का, उतना ही डिस्टेंस पर देखने को मिलेगा, बट थोड़ा सा क्या होगा, उसका चेंज रहेगा कुछ इस तरह। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो मैं मिरर के सामने खड़ा हूं तो मेरा राइट जो हैंड है उसका उधर वाला लेफ्ट हैंड लगेगा। बात समझ में आया? इमेज का क्या लगेगा बोलो? लेफ्ट हैंड लगेगा, बट सीधा होगा, थोड़ा सा उल्टा देखने को मिलेगा। जस्ट मींस मेरा राइट हैंड जो है मिरर के अंदर लेफ्ट हैंड देखने को मिलेगा, और मेरा लेफ्ट हैंड इमेज जो है क्या देखने को मिलेगा? राइट हैंड देखने को मिलेगा। ठीक है, इसको बोलेंगे लिटरली इन्वर्सन। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं। तीसरा पॉइंट कि इमेज जो होता है, इमेज क्या होता है? इमेज लिटरली या फिर लेटरल इन्वर्सन होता है। लेटरल इन्वर्सन होता है, इन्वर्सन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट का जो है लेटरल इन्वर्सन होता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट का लेटरल इन्वर्सन होता है, याद रखना। ऑब्जेक्ट का लेटरल इन्वर्सन होता है। बात समझ में आई? तीन पॉइंट। पहला पॉइंट इसे समझो कि इमेज, मान लो यहाँ पे कोई मिरर है तो मिरर के सामने ऑब्जेक्ट जितना डिस्टेंस पर आता है उसका इमेज भी सेम उतना ही डिस्टेंस पर बनता है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय मिरर इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट का जितना साइज होता है मिरर के द्वारा जो बनने वाला इमेज है, इमेज का भी साइज उतना ही रहता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट, इमेज जो है लिटरली इन्वर्सन होता है, मतलब इन्वर्सन होता है। इन्वर्सन का मतलब मैं समझा दिया कि पार्श्व परिवर्तन होता है। पार्श्व परिवर्तन का मतलब ऐसे समझो कि अगर हम मिरर के सामने खड़े हैं तो मेरा राइट हैंड जो है लेफ्ट हैंड लगेगा, और मेरा जो लेफ्ट हैंड है मिरर में जो इमेज बना है वो राइट हैंड लगेगा। ये आप लोग रियलिटी देखते हैं आप लोग, नहीं तो अपना मिरर देख लीजिए जाके आईना में, पता चल जाएगा आपको। ठीक है, तो इमेज जो होता है क्या होता है बोलो? लिटरली इन्वर्सन होता है। ठीक है, आगे बात करेंगे। चौथा पॉइंट का हम लोग बात करेंगे। तो चौथा पॉइंट ये है कि अगर चौथा पॉइंट को ध्यान समझना, अगर मिरर को मान लो इफ इंसिडेंट एंगल इज कांस्टेंट, इफ इंसिडेंट रे बोलते हैं, इफ इंसिडेंट रे इज कांस्टेंट, अगर इंसिडेंट रे मान लो कांस्टेंट है एंड टर्न द mirror with angle theta, अगर इंसिडेंट रे मान लो कांस्टेंट है और मिरर को थीटा एंगल के साथ क्या करें? टर्न कर दें, then reflected ray will be 2 theta। तो रिफ्लेक्टेड रे क्या हो जाएगा? 2 थीटा हो जाएगा। रिफ्लेक्टेड रे क्या हो जाएगा? 2 थीटा हो जाएगा। इफ इंसिडेंट रे इज कांस्टेंट एंड टर्न द मिरर विथ एंगल थीटा, और मिरर को क्या करेंगे? टर्न कर देंगे थीटा एंगल के साथ, देन रिफ्लेक्टेड रे विल बी 2 थीटा। तो रिफ्लेक्टेड रे क्या हो जाएगा? 2 थीटा हो जाएगा, मतलब 2 थीटा से बदल जाएगा। इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है, ध्यान समझना। जैसे यहां पे गौर से देखना कि मान लो कि ये मान लो प्लेन मिरर है, ये क्या है बोलो? प्लेन मिरर है। ठीक है,
अच्छा इतना मोटा नहीं, ये समझो छोटा मोटा लेते, ये प्लेन मिरर है, ठीक है, ये मान लो प्लेन मिरर है, ठीक है। और प्लेन मिरर में इंसिडेंट मान लो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है और ये रहा इंसिडेंट रे, और तो सेम ये होगा रिफ्लेक्टेड रे, जैसे जाएगा वैसे ही वापस लौट आएगा, ठीक है। तो ये अभी समझ में आया। अब इसको क्या करेंगे, इस जो प्लेन मिरर है थोड़ा सा इसको थीटा एंगल के साथ टर्न करा देंगे, मान लो इसको थीटा एंगल के साथ टर्न करा दिए, लो ये लो कितना एंगल के साथ टर्न करा दिए, थीटा एंगल के साथ टर्न करा दिए, ये एंगल मान लो थीटा है। तो अब रिफ्लेक्टेड रे क्या हो जाएगा, इसका नॉर्मल क्या होगा, इसका नॉर्मल ये कुछ हो, ठीक है, इसका नॉर्मल क्या होगा, इसका नॉर्मल होता है हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर, ठीक है, तो इसका सरफेस का परपेंडिकुलर ये होगा, ठीक है। तो ये रहा सरफेस का परपेंडिकुलर, ये है हमारा क्या बोलो नॉर्मल है, ये हमारा क्या बोलो नॉर्मल है, ये क्या बोलो नॉर्मल है। तो ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा इसे, ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे ये होगा, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे, तो ये रहेगा रिफ्लेक्टेड रे। तो ये जो एंगल होगा ये एंगल हो जाएगा कितना 2 थीटा, ये एंगल कितना होगा 2 थीटा। अगर मिरर को थीटा एंगल से टर्न कराएं तो ये हो जाएगा 2 थीटा, ठीक है। इसको हम लोग समझ भी सकते हैं कि कैसे होगा, दिखाते हैं गौर से देखना, ठीक है। तो चलो इसको हम टर्न कराते हैं। तो ये रहा हमारा मिरर, ठीक है, ये हमारा क्या बोलो मिरर है, ठीक है, प्लेन मिरर है, ये लो प्लेन मिरर है, ठीक है। इसको थीटा एंगल से टर्न कराना है, थीटा एंगल से टर्न करा दी, ठीक है। और ये जो इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे को रखना है कांस्टेंट, तो मान लो अभी हम सीधा पास करवाए हैं, तो ये जैसे आएगा वैसे रिटर्न चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर बराबर होगा, और दोनों क्या होगा 0 होगा, ठीक है। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, दोनों क्या हो जाएगा वो लोग 0 हो जाएगा इस रेज को। बट ये वाला इसको डॉटेड लाइन से दिखा देते हैं, जो पहले वाला मिरर था ऐसा कुछ था, और ये वाला एंगल हम थीटा से टर्न कराएं, ठीक है। तो ये वाला जो मिरर है, ये वाला इस मिरर का परपेंडिकुलर होगा ये, ठीक है, इस मिरर का होगा परपेंडिकुलर ये, यानी कि नॉर्मल। तो इस मिरर का परपेंडिकुलर होगा कुछ ये, ठीक है, ये जिसको हम लोग क्या बोलेंगे नॉर्मल बोलेंगे, ठीक है। ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा थीटा होगा, ठीक है। तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल होगा 90 माइनस थीटा, इतना तो समझ गए। अब ये लाइट रे ऐसे आया तो ये वाला एंगल जितना है सेम उतना ही एंगल से क्या हो जाएगा बोलो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा रिफ्लेक्टेड रे, ऐसा गया, ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे आया और ऐसे चला गया, ठीक है। तो ये वाला एंगल है 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो ये वाला एंगल कितना होना चाहिए, ये वाला एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, यहां से यहां तक कितना होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए। तो 90 डिग्री होने के लिए ये वाला एंगल होगा थीटा, होगा ना, ये वाला एंगल होगा थीटा। तो ये भी एंगल कितना होगा बोलो थीटा होगा, क्योंकि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जितना एंगल आई होगा उतना एंगल आर होगा। तो ये टोटल एंगल कितना होगा, यहां से यहां तक एंगल कितना हो जाएगा 2 थीटा, देख सकते हैं आगे। तो ये वाला एंगल कितना बचेगा, ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा। तो देख सकते हैं यहां से यहां समझ सकते हैं कि ये वाला एंगल जो है यहां से यहां तक का एंगल कितना होगा बोलो, ये वाला एंगल थीटा, तो यहां से यहां तक एंगल 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो इसको चेक कर लो, यहां से यहां तक ये जो है ये भी 90 डिग्री होगा, यहां से यहां तक ये भी क्या होगा, ये भी 90 डिग्री होना चाहिए। तो ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल दोनों को जोड़ दो, कितना हो जाएगा बोलो। देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों का आपस में क्या करेंगे, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, तो यहां से यहां तक देखो ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा होगा, ये वाला एंगल कितना होगा बोलो 90 माइनस थीटा होगा। तो इस तरह करके हम लोग यहाँ से समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये एंगल कितना हो गया बोलो 2 थीटा हो गया, है ना, ये समझ में आ गया पूरी तरह से, तो याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अगर मिरर को थीटा एंगल से टर्न कराएं, ठीक है, तो जो रिफ्लेक्टेड रे होता है वो 2 थीटा से बदल जाता है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे इमेज फाउंड बाय, क्या बोलो इमेज फाउंड बाय प्लेन मिरर, इमेज फाउंड बाय प्लेन मिरर, ठीक है। इमेज फाउंड बाय प्लेन मिरर से में कैसे इमेज फाउंड होता है, ठीक है। तो मान लो ये एक 2 मिरर है और इसका ये पार्ट पॉलिश किया हुआ पार्ट है, ठीक है,
है, ये दोनों इसको हम लोग इंक्लाइन मिरर भी बोल सकते हैं। इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? थीटा है। इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? थीटा है। और इसके बीच में मान लो कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ऐसा कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। तो इनके द्वारा जो बनने वाला इमेज होगा वो कितना होगा, नंबर ऑफ इमेज निकालना है कि कितना इमेज बनेगा। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पे ये जितना डिस्टेंस पर है, मान लो ये डी डिस्टेंस पर है, तो अंदर में नीचे में भी इसका इमेज यहाँ पर डी डिस्टेंस पर होगा, ठीक है। और फिर इसके कारण यहाँ पर अंदर में भी ये मान लो यहाँ से यहाँ तक मान लो सपोज करो कि डी डिस्टेंस पर है, तो इसके द्वारा यहाँ पर बनने वाला जो इमेज भी डी डिस्टेंस पर होगा। फिर इसके कारण इस मिरर पर इमेज बनेगा। फिर इसके ये वाला ऑब्जेक्ट का इमेज इस वाला में बनेगा। यहाँ पे मान लो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस इतना है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस फिर यहाँ पर इमेज बनेगा, ठीक है। और फिर इसका भी इमेज सेम टू सेम यहाँ पर बनेगा उसी तरह। इस तरह कितना इमेज बनेगा ये हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो ये कोई इंक्लाइन मिरर है फॉर एग्जांपल के लिए, क्या बोलो, इंक्लाइन मिरर है। और इंक्लाइन मिरर में दो मिरर के बीच का एंगल कितना है? थीटा है। दो मिरर के बीच का एंगल थीटा है। तो हम लोग बात करेंगे नंबर ऑफ इमेज, ठीक है। तो नंबर ऑफ इमेज फाउंड बाय प्लेन मिरर, ठीक है। तो इफ यदि मान लो इफ 360 बाय थीटा इज इवन नंबर, मान लो इवन नंबर है ये, कोई क्या बोलो, इवन नंबर, ठीक है ना। इस क्या बोलो, इवन नंबर। अगर इवन नंबर है देन नंबर ऑफ मिरर n इक्वल टू होगा, देन नंबर ऑफ मिरर होगा 360 बटा थीटा माइनस 1, ठीक है। ये होगा नंबर ऑफ इमेज, ठीक है, कोई दिक्कत है। और इफ एंड 360 बटा थीटा इज ऑड नंबर है, देन नंबर ऑफ इमेज फाउंड बाय प्लेन मिरर n इक्वल टू होगा 360 बटा थीटा ही होगा, 360 बटा थीटा ही होगा। बात समझ में आएगी नहीं आएगी? चलो हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट, ठीक है। तो क्वेश्चन करके देखते हैं, ध्यान समझना। पहला नंबर, मान लो कि दो इंक्लाइन मिरर है और इन दोनों का बीच का एंगल सपोज करो कि 40 डिग्री है। कितना है लोग? 40 डिग्री है। तो व्हाट इज द नंबर ऑफ इमेज फाउंड बाय प्लेन मिरर, ठीक है। तो थीटा इक्वल टू है कितना? 40 डिग्री। थीटा इक्वल क्या है? 40 डिग्री है। तो हम लोग करेंगे 360 और बटा थीटा यानी कि 40 डिग्री, यहाँ से यहाँ काट दो, 9 चौका 36, 9 आएगा। कितना आएगा हम लोग? 9 आएगा। तो 9 क्या है हम लोग? ऑड नंबर है। 9 क्या है हम लोग? ऑड नंबर है, ठीक है। तो ऑड नंबर है तो नंबर ऑफ इमेज n इक्वल टू होगा 9 इमेज। 9 इमेजेस, कितना इमेज बनेगा बोलो? 9 इमेज बनेगा इस मिरर के द्वारा। 9 गो इमेज बनेगा। कई गो इमेज बनेगा बोलो? 9 गो इमेज बनेगा। कई गो? 9 गो इमेज, ठीक है। चलो आगे और थोड़ा देखते हैं, ठीक है। अब मान लो सपोज करो कि ये दो मिरर है और इन दोनों का बीच का एंगल सपोज दैट कि मान लो 60 डिग्री। कितना डिग्री है बोलो? 60 डिग्री दे दिए, ठीक है। तो थीटा इक्वल कितना हो जाएगा बोलो? 60 डिग्री। थीटा इक्वल कितना हो जाएगा बोलो? 60 डिग्री। तो करेंगे फिर 360 बटा 60, यहाँ से यहाँ काट दो, यहाँ से 6 बार में जाएगा यानी कि 6 क्या है बोलो? इवन नंबर आया है। क्या है बोलो? इवन नंबर है। तो इवन नंबर है तो नंबर ऑफ इमेज n इक्वल टू क्या लिखा है बोलो? 360 बाय थीटा माइनस 1, यानी 360 बाय थीटा कितना आया वो? 6 माइनस 1, दैट मींस 5 इमेजेस। कितना इमेजेस? 5 इमेजेस। तो इन दो प्लेन मिरर के बीच में जो बनने वाला इमेज है, कितना इमेज बनेगा बोलो? 5 इमेज बनेगा। कितना इमेज बनेगा? 5 इमेज बनेगा, ठीक है। और कुछ एंगल लेते हैं, ठीक है। 90 डिग्री वाला लेते हैं, चलो, ठीक है। दो प्लेन मिरर के बीच कितना इमेज बना? मान लो ये और इन दोनों के बीच, तो ये एंगल है 90 डिग्री। तो दिया इस बार फिर थीटा इक्वल टू दिया है 90 डिग्री। थीटा इक्वल कितना दिया है? 90 डिग्री। तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो फिर चेक करेंगे 360 डिग्री बटा 90, ठीक है। तो इज इक्वल टू दिया कितना बार हो जाएगा? 4 बार में, यहाँ हुआ 4, ठीक है। तो ये क्या है? इवन नंबर है। क्या है बोलो? इवन नंबर है। इवन नंबर है तो नंबर ऑफ इमेज n इक्वल टू अभी पढ़ा है 360 बाय थीटा माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ होगा बोलो 4 माइनस 1 यानी कि 3 इमेज। कितना इमेज बनेगा? 3 गो इमेज बनेगा, 3 इमेजेस। कितना इमेज बनेगा बोलो? 3 गो इमेज बनेगा, ठीक है। इन दोनों के बीच में 3 इमेज बनता है 90 डिग्री। इसको थोड़ा हम समझा देते हैं कि 3 गो इमेज कैसे बनता है, क्योंकि इसमें कम है, नंबर ऑफ इमेज बहुत कम है, तो समझाने में बहुत इजी भी हो, ठीक है। तो डील कर देते हैं, चलो बात से देखना। तो इसका 3 इमेज बनेगा कुछ इस प्रकार, देखना गौर से। ये मान लो दो प्लेन मिरर के बीच का एंगल कितना है बोलो? 90 डिग्री। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। इसको हम लोग इजीली घर में भी प्रैक्टिकल कर सकते हैं इसका, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट मान लो यहाँ से
डी डिस्टेंस पर रखा हुआ है और यहाँ से भी डी डिस्टेंस पर रखा हुआ है। सपोज दैट ये कोई ऑब्जेक्ट है तो ये कितना डिस्टेंस, डी डिस्टेंस पर रखा हुआ है, तो इसका इमेज बनेगा इधर कहीं पे कितना डिस्टेंस पर, डी ही डिस्टेंस पर बनेगा। देखो यहाँ पे इसका इमेज बना, ठीक है। इसके कारण इस मिरर वाला में, ये वाला मिरर में बनेगा, इसके मिरर के अंदर मान लो यहाँ पे डी ही डिस्टेंस पर बना, ठीक है, डी डिस्टेंस पर यहाँ पे इसका एक इमेज बनेगा, ठीक है। और एक इमेज और बनता है जो इन दोनों के बीच में बनता है, मतलब दैट मींस यहाँ पे बनेगा। इसको घर में प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं। एकदम यहाँ पे इसका एक इमेज बनता है एकदम सीधा, इसको ले आओ सीधा ऐसे करके, और इसको भी इधर ले आते हैं, ठीक है। चलो तो इसका एक इमेज यहाँ बनेगा, दैट मींस ये जितना डिस्टेंस होगा उतना डिस्टेंस ये भी होगा, ठीक है, देख सकते हैं, ठीक है। तो एक इमेज एक यहाँ पे बनता है, ठीक है। इसको घर में हम लोग प्रैक्टिकल करके समझ सकते हैं, ठीक है। इस तरह करके एक यहाँ से इमेज बन जाता है, ठीक है ना। तो 3 इमेज बनता है 90 डिग्री वाला केस में, एक इमेज ये, एक इमेज ये और एक इमेज ये I1, ये I2 और ये I3, ठीक है। तो इसको हम लोग घर में प्रैक्टिकल करके भी देख सकते हैं और बढ़िया से समझ सकते हैं। चलो अब हम लोग आगे और बात करते हैं। मान लो कि थीटा इक्वल टू सपोज दैट, लो थीटा इक्वल टू सपोज दैट 120 डिग्री दिया हुआ है। कितना दिया हम लोग, 120 डिग्री दिया हुआ है। 120 डिग्री मतलब ऐसा कुछ हो गया, ठीक है, ऐसा और ऐसा कुछ दिया है। इन दोनों के बीच का एंगल कितना दिया हम लोग, 120 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। ये प्लेन मिरर है, यहाँ ये प्लेन मिरर, ठीक है। और यहाँ मान लो कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो, तो इसके द्वारा जो बनने वाला इमेज होगा यानी कि नंबर ऑफ इमेज, तो यहाँ फिर चेक करो 360 बटा 12 120 ये कर दिया 12 या 25 कितना है हम लोग 3 है, कितना है हम लोग 3। तो 3 क्या है हम लोग, ऑड नंबर है, ऑड नंबर है, तो नंबर ऑफ इमेज यानी इक्वल कितना होगा हम लोग 3 ही हो, ठीक है। यानी इक्वल लिखा है ना ये, क्या इक्वल होता है 360 बटा थीटा, और इसका वैल्यू कितना है अभी 3 आया, तो नंबर ऑफ इमेज कितना होगा हम लोग 3 होगा। इस तरह करके हम लोग किसी भी 2 इंक्लाइन मिरर के बीच में नंबर ऑफ इमेज हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। ओके।